इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट सेकंड। और इसके अंदर हम लोग मजे की बात करेंगे। क्या जरा बताओ, इसके अंदर हम लोग आगे का पढ़ेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन से आगे का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव द फ्री एनर्जी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, कोलराउश लॉ, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इस वाले पार्ट के अंदर। और जो उसका थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर तुम लोग के लिए बैटरी। इज दैट क्लियर? ये हो गया भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पढ़ना। हम लोग ने कल जहां वीडियो छोड़ी थी वहां हम लोग ने नेक्स्ट इक्वेशन पे छोड़ी थी। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती थी, व्हिच इज द ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल which is equals to 0.0591 divided by n log anode by cathode, और बाप एक काम करना, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना, मैंने शेयर कर दिया है ग्रुप पे, मैं ग्रुप पे तुम लोगों को ऐड कर लूंगा आप, ठीक है? देखो फिर तो लाइब्रेरी नहीं जा रहे ठीक है भैया। तो बेटा बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, समझते भी चलो बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? देख, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर ई कैथोड और ई एनोड दोनों कैसे हो जाएं आपस में इक्वल। यस, ये बड़ी मजे की चीज है। जहां पर ई कैथोड और ई एनोड आपस में कैसे हो जाएं, सही है? मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। सुन लेना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, ये मत कहना भैया ने गलत बोला, भैया ने सही बोला, तुम गलत समझ रहे हो बात को। मैंने बोला रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, दोनों पे ही रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करे जाते हैं। कल मैंने एक्सप्लेन की थी ये बात। नमस्ते, बहुत जल्दी आ गया आज, पूरा एसी निकल गया। चल वीडियो देख लेना तू एसी की। देखो लल्ला, ई कैथोड और ई एनोड आपस में कैसे हो गए इक्वल, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी कि अब जरा एक चीज नोटिस करो, ई सेल बराबर ई कैथोड और ई कैथोड ये भी दोनों आपस में, ई सेल कितना आ गया, सच्ची सच्ची बताओ। 1 मार्क्स में एमसीक्यू आता है तो समझ गए ना। अगर 1 मार्क्स में ये चीज पूछी जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कौन सी चीज जीरो रहती है, तो कई बच्चे गलती कर जाते हैं, ई नॉट सेल को जीरो कर जाते हैं। गंदी बात, ई नॉट सेल जीरो कैसे हो सकता है, वो तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल तो जीरो होगा ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो रहा होगा। जीरो कौन होगा, समझ लेना। इसको कच्चे में डाल लियो बेटा, बात में बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है? ई सेल हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, जीरो। तो जब ई सेल जीरो, तो यहां पे जरा जीरो पुट करो जरा, यहां पे जीरो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन लॉग एनोड अपॉन कौन बेटा, आई होप बेटा क्लियर हो गई होगी बात। अब ये माइनस की चीज को इधर ले आओ तो एक इक्वेशन निकल के आएगी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन लॉग एनोड अपॉन कितना मेरे बच्चे। अब एक मजे की बात बताता हूं, एनोड अपॉन कैथोड को हम केसी लिखते हैं सीधे। क्या लिखते हैं? तो एक इक्वेशन आई, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग कितना, ये ले मेरे बच्चे, ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की इक्वेशन। इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम, व्हाट बच्चा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये आ गई बेटा इक्विलिब्रियम। कुछ याद नहीं रखना है आपको, इक्वेशन याद रखनी है। और ये याद रखना है ई सेल जीरो कब होगा। ई सेल जीरो तब होगा जब रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। मजा आया नहीं आया?
ये होता है। इज इट क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग किसकी तरफ, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं और अब पढ़ते हैं क्या चीज बच्चा, गिव द फ्री एनर्जी। देख गिव द फ्री, एक्चुअली फ्री एनर्जी क्या होती है? देखो गिफ्ट तो छोड़ो, गिफ्ट तो साइंटिस्ट का नाम है, गिफ्ट छोड़ो, फ्री एनर्जी क्या होगी? किसी भी एक सेल के पास वो आयंस को मूव कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसी को आप क्या बोलोगे? गिव द फ्री एनर्जी। समझे कि नहीं समझे? अरे बाहर से आप एक सेल लेकर के आए और आपने सेल को उस घड़ी में डाल दिया, तो जब सेल को तुमने घड़ी में डाला तो रिएक्शन अपने आप होना स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जो मिनिमम एनर्जी थी वो कौन सी थी? गिव द फ्री एनर्जी। अब आप समझे, समझे बात को? तो गिव द फ्री एनर्जी किसी भी एक चीज के पास, किसी भी एक सब्सटेंस के पास वो मिनिमम एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो क्या कर पाता है? वर्क कर पाता है। तो उसको ढूंढा या उसको एक्सप्लेन किया गिब्स ने, इसलिए उसके नाम पे दे दी गिव द फ्री एनर्जी। कौन सी बहुत नई चीज करी उन्होंने, आप समझ गए बात को? तो जी हटा देते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी एनर्जी? गिव फ्रीली एनर्जी। भैया ये देख लो, ये देख क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। कितना सर जी माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं। कौन से सेल की बात कर रहे हैं? आपको पता है गैल्वेनिक सेल में एनर्जी कैसी होती है? जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही होती है? कल ही समझाया था मैंने, ये कल मैंने बहुत अच्छे से बताया था इस चीज को। जब भी मेरे बच्चे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ध्यान से समझ लो, जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है वहां पर गिव द फ्री एनर्जी आपको काय में मिलती है? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली सेल जो है वो वर्किंग में है, आप उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल एनर्जी दे नहीं रहे हो, तो ऑब्वियस बात है वो एनर्जी का लॉस कर रहा है, तो अपनी खुद की एनर्जी का यूज कर रहा है, जिस वजह से वो एनर्जी काय में आ जाती है? नेगेटिव के अंदर। आई होप समझ पा रहे होगे इस चीज को, समझ? इसलिए मैंने यहां पे नेगेटिव साइन लगाया है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। एफ क्या होता है? मुन्ना फेराडे, ओ सॉरी, एफ होता है फेराडे, एफ मतलब फेराडे। इसकी वैल्यू होती है 96,500। ठीक है, श्योर है तुम्हारे? चलो फिलहाल वीडियो गोली मारो, मुद्दे पे आओ। देखो एक फेराडे में लगभग 96,500 कूलम पर कूलम चार्ज होता है, ये याद रखना है भैया। वैसे एक्चुअल वैल्यू तो ये होती है, तो भाई इससे कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए हम लोग क्या लगा देते हैं सीधे 96,500। और एन क्या होता है सबको पता है? एन होता है टोटल चार्ज। ठीक है, अब मैं अगर इसको स्टैंडर्ड करना चाहूं, क्या करना चाहूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा? टोपी, मतलब नॉट आ गया, आ गया, और बराबर माइनस एन एफ, और इधर भी क्या आ जाएगा? ई नॉट। अरे मानोगे कि नहीं? ये आ गई भैया हमारे पास फॉर्मूला। लो भैया गिव फ्री एनर्जी समाप्त हो गई, हटाओ, खत्म हो गया गिव फ्री एनर्जी। अब आ जाएंगे कंडक्टिंग सॉल्यूशंस। क्या चीज बताओ ना, बता बता, मुझे बता क्या पूछ रहा था? क्या बेटी? वो तो बाद में है, कराने जा रही हूं। ये देख, ये देख, सब लिखा है भैया ने। रेजिस्टिविटी इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। भैया कोई चीज नहीं छोड़ेगा, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो भाई देखो बेटा, अगली चीज पे आते हैं हम लोग, कंडक्टिंग सॉल्यूशन। आज सीखते हैं हम लोग कंडक्टिंग सॉल्यूशन कौन से होते हैं। ये देखो बातें करोगे मैं पेन तुरंत छोड़ दूंगा यहीं पर ही, तुरंत मैं ऐसी पेन को ऐसे ही रख दूंगा बेटा। देखो बातें मत करो, मैं ऑलरेडी थक रहा हूं, 12 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूं। ठीक है, खाना मेरा भी आया हुआ है, मैं भी कुछ खा के नहीं आया हूं, गलत बात होती है यार ये। मैं भी कंटिन्यूअस क्लास ले रहा हूं, आपका तुरंत फिजिक्स खत्म हुआ, मैंने तुरंत केमिस्ट्री पे आया, 2 मिनट का रेस्ट लिया हो तो मुझे बता दो आप। ये मैं आप ही के लिए करा रहा हूं बाबू, ठीक है यार, गलत बात होती है ये यार। देखो बेटा कंडक्टिंग सॉल्यूशन कौन से होते हैं पहले जरा ये समझ लो। कंडक्टिंग सॉल्यूशन को केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यस, दीज आर ऑल्सो नोन एज बच्चा इलेक्ट्रोलाइट्स। इनको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। गलत बात होती है बेटा, तो बातें करना गलत बात है। इलेक्ट्रोलाइट्स,
इस समय पे बातें करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं है, तो ऑप्शन अब कट हो चुका। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से ये ऑप्शन तो कट हो गया अब बात करने वाला। अब तो 3 ऑप्शन बचे, पढ़ो, पढ़ाओ और फिर लिख के देखो, बस 3 ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की एक खास बात होती है बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेबल होते हैं। कैसे होते हैं? यस मेरे बच्चे, ये आयनाइजेबल होते हैं। अब कोई भी चीज अगर आयोनाइज हो रही है तो ऑब्वियस बात है कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इस पॉइंट को समझ पा रहे हो आप लोग? मतलब अगर मैं एक सॉल्यूशन लेता हूं और उस सॉल्यूशन को मैं अगर किसी चीज से, मतलब एक कंटेनर लेता हूं, उस कंटेनर को किसी एक इलेक्ट्रोलाइट से भरता हूं, तो ऑब्वियस बात है इस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। और अब जब किसी चीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पैदा हो रहा है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है बेटा, तो उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं। सबसे पहले उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता है, समझ रहे हो? करंट पैदा होता है, समझ रहे हो? आपको वोल्टेज पैदा होता है, समझ रहे हो? तो रेजिस्टेंस हम यहां पे कैसे निकालते हैं? रेजिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लल्ला, जरा बताओ? आर। ये तो सबको पता ही होता है, किसी को कोई दिक्कत हो इतनी चीज में तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे निकालना है कंडक्टेंस। क्या निकालना है? मेरा टारगेट है कंडक्टेंस निकालना, मुझे रेजिस्टेंस नहीं निकालना है। मैं चाहता हूं इस कंडक्टिंग सॉल्यूशन का कंडक्टेंस निकालना। अब देख कंडक्टेंस कैसे निकलेगा, जरा समझना। कंडक्टेंस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। बड़े ध्यान से समझना, रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब अगर आप रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? आई होप क्लियर हुआ। कैपिटल जी से दिखाते हैं हम। किससे दिखाते हैं? कैपिटल जी इज इक्वल टू 1 अपॉन, और इसकी यूनिट कितनी होती है? ओम को ऊपर लेके जाओ, ओम इनवर्स को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं सिमंस। ओम इनवर्स को दूसरी भाषा में बोला जाता है सिमेंस। हाँ, ये एसआई यूनिट है ओम इनवर्स की। कंडक्टेंस की एसआई यूनिट लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ क्या कहते हैं आपका? कंडक्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस विच इज इक्वल टू सिमेंस, SIEMENS। अब मेरे को भैया स्पेलिंग नहीं पता क्या है, वो देख लेना एक बार, ठीक है? एस से डिनोट करते हैं, साइंटिस्ट का ही नाम है सिमेंस। ओम इनवर्स को हम सिमेंस बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखो आप लोग। इज इट क्लियर? इतनी चीज में किसी को दर्द तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? कंडक्टेंस कैसे निकाला हम लोग ने? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का अगर आप रेसिप्रोकल कर दो, मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस घटेगा। समझ रहे हो ना बात को आप? और अगर कंडक्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। आप समझ गए ना बात को? ये होता है कंडक्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अगली चीज जो बेटा आती है बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा, उसका नाम है बेटा रेजिस्टिविटी। क्या नाम है मेरे बच्चे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेटा, रेजिस्टिविटी को दूसरी भाषा में बोला जाता है स्पेसिफिक, व्हाट बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कोई भी टीचर आपसे पूछता है भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो बड़े आराम से आप बता सकते हो रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो, जो आप कंडक्टिंग सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, उसका नेचर कैसा है? ऑब्वियस बात है, वो वीक सॉल्ट है, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, वो वीक बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वही तो होते हैं सॉल्यूशन। नहीं समझे अभी आप बात को? अगर मैं एक तरफ NaCl लूं, यही चीज कोलराउस ने बताई थी, बड़े ध्यान से समझना, और एक तरफ मैं NH4OH लूं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन एक है पता है क्या? स्ट्रॉन्ग, और एक पता है कौन है? वीक। तो भाई कौन ज्यादा अच्छा कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा? NaCl इज अच्छा कंडक्टिंग सॉल्यूशन एज कंपेयर टू किससे? NH4OH। तो ये अच्छा कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, मतलब करंट का फ्लो ज्यादा अच्छा करा रहा है, तो इसकी रेजिस्टिविटी कैसी हो गई? पुअर। लेकिन इसकी रेजिस्टिविटी कैसी हो गई? आप समझ गए होगे अब बात को मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझे ना? रेजिस्टिविटी किसी भी चीज की जितनी ज्यादा होती है वो बैड कंडक्टर होता है, और रेजिस्टिविटी जिसकी कितनी कम होती है वो गुड कंडक्टर होता है। उल्टा होता है, ये ध्यान रखना। समझ गए? मतलब अगर किसी चीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा तो इट्स अ बैड कंडक्टर। वो क्या है?
और अगर किसी चीज की रेजिस्टिविटी पुअर तो इसका मतलब वो गुड कंडक्टर। अब हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपके सामने दो सॉल्यूशन दिए, एक दिया NaCl और एक दिया NH4OH। NH4Cl भी ले सकते थे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी वीक सॉल्ट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का नेचर ही तो बता रहा है आपको, नेचर बता रहा है। इसी को बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू AR रहमान अपॉन रो इज इक्वल टू AR रहमान अपॉन L। ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस चपॉन में लेंथ। क्या मेरे बच्चे, आई होप मेरे बच्चों क्लियर हुई होगी। अगर अब भी समझ नहीं आया तो यार बताओ यार, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो इतनी चीज में मुझे बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं। यही से आता है बेटा एक सेल कांस्टेंट। क्या आता है मेरे बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं बच्चा। अब पहले इसकी यूनिट निकाल लेते हैं, पहले इसकी यूनिट निकालते हैं। देखो यूनिट देखो बेटा, यूनिट देख बेटा, रो इज इक्वल टू ए का एम ए मीटर स्क्वायर, ये और ये मीटर से मीटर, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। क्या यूनिट आ गई, रो इज इक्वल टू ओम मीटर। इज दैट क्लियर? सुची सुची बताओ ना यार, सुची सुची बताओ, समझ आ गया पक्का? रेजिस्टिविटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो इसके अगला एक टॉपिक चलता है, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चा जी? मजा आ जाएगा बाबू अगर ढंग से सीखोगे तो, मजा आप पे लगा लो भाई साहब। अगला टॉपिक इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कप्पा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? नॉट पप्पा, इस कप्पा। ठीक है बेटा, ये क्या होता है बेटा? इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आप रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1 अपॉन, तो अगर आपने रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या मिल गया आपको, जरा बताओ? कंडक्टिविटी। क्लियर है? अब इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम को ऊपर लेके जाओ, ओम को ओम है तो नहीं कोई, अच्छा ओम को ऊपर लेके जाओ तो कितना हो गया? ओम इनवर्स। और अपॉन में, और ओम इनवर्स को हम क्या लिखते हैं? सीमेंस। क्या लिखते हैं? मीटर को ऊपर लेके जाओ, मीटर इनवर्स, यानी कि दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, सीमेंस मीटर इनवर्स। याद रखना, सीमेंस मीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। भाई कंडक्टिविटी का फॉर्मूला यही हो गया, दिस इज द सीमेंस मीटर इनवर्स, यानी कि 1 मीटर लेंथ में कितना सीमेंस, मींस कितना रेजिस्टिविटी, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना ओम फ्लो हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बच्चा? ये चीज लिखते रहना, यूनिट, यूनिट से भी कभी कभी ये चीजें डिफाइन होती हैं। मतलब रेजिस्टिविटी अगर पुअर तो कंडक्टिविटी ज्यादा, और रेजिस्टिविटी अगर बहुत ज्यादा तो कंडक्टिविटी, अब समझ गए बात को? आगे भौंकते। अगला टॉपिक है, वो ले तो रहा हूं अभी, अब बताऊंगा फिर। तू देखो सब बता रही हूं अभी। नेक्स्ट बेटा अगला है सेल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट बच्चा? सेल कांस्टेंट। ठीक है, सेल कांस्टेंट को हम जी स्टार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जी स्टार। कौन सा स्टार? जी स्टार। ये गोल्ड स्टार के जूते नहीं है, ये जी स्टार है। ठीक है, इस जी स्टार को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं बच्चा। कौन सा कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट। ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, जरा ध्यान से समझना। जी स्टार को हम लोग लिखते हैं लेंथ पर यूनिट एरिया। क्या लिखते हैं? लेंथ पर यूनिट एरिया। समझ गए आप बात को? लेंथ पर यूनिट एरिया अगर आप लिखते हो तो आपको क्या मिलता है? जी स्टार। क्या मिलता है? याद रखो बच्चा, इसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? अगर मैं कहूं रो इज इक्वल टू कितना था, जरा सब लोग साथ में बोलो, AR रहमान अपॉन, बताओ, L। ठीक है ना? रो ऐसी रहने दो, R ऐसी रहने दो, A को अपॉन में ले आओ, L अपॉन। अब L अपॉन A को आप क्या लिख सकते हो? तो एक फॉर्मूला और आया, आई होप क्लियर हुआ होगा।
अच्छा जी, अब इसी देखो एक और फॉर्मूला आएगा, बड़ा मजा आएगा, इसको इधर लेकर के जाओ। जी स्टार इज इक्वल टू, सब फॉर्मूले कैलकुलेट करवाऊंगा, आर अपॉन, क्लियर, जी स्टार ऐसी रहने दो, रो को क्या लिख आर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है ना, 1 अपॉन कंडक्टेंस मतलब जी, इनटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को किससे दिखाते थे, कप्पा से, किससे, कप्पा ऊपर पहुंचेगा तो जी स्टार की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज कप्पा बाय, इसको लिख लो, यानी कि ये हो गया कंडक्टिविटी और ये हो गई कंडक्टेंस, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, धांसू फॉर्मूले है ये, धांसू फॉर्मूले, आन बान शान है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, ये एक न्यूमेरिकल 100 लाख % आना है, किसी का भी आए, लेकिन एक टॉपिक इससे आना है, ये पक्का है। ठीक है, अब आ जाती है हमारे पास लास्ट टॉपिक, इसका मोलर कंडक्टिविटी, कौन सी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इसका स्टाइल ही अलग होता है, लैम्डा एम, ओ सॉरी लैम्डा एम, ठीक है, इट्स अ लैम्डा एम, ये लैम्डा पता नहीं कौन सा है यार, इट्स अ लैम्डा एम, ठीक है, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। आप कंडक्टिविटी को कंसेंट्रेशन से क्या कर दो, डिवाइड, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दो किससे, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय किससे मेरे बच्चे, कंसेंट्रेशन, अगर आप कंसेंट्रेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इट्स अ मोलर कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन कंसेंट्रेशन। अरबाब भाई समझ आया, एक बार वीडियो देख लेना समझ आ जाएगा, देख जरूर लेना जब शेयर करूं मैं तो एक बार रिकॉल हो जाएगा तुम लोगों का। कंडक्टिविटी को किससे लिखते हैं, कप्पा से, और इसको किससे लिखते हैं, सी से, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा बाय कितना, यूनिट देख, कंडक्टिविटी की यूनिट सीमेंस मोल इनवर्स, सीमेंस नहीं एम इनवर्स, और अपॉन में इसको भी ऊपर ले जाओ, सीमेंस मोल एम इनवर्स, और ये हो गया भैया जी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। नींद आ गई, मजा आ गया भैया, ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस चीज का। अब इन्हीं सबको मिलाया और इन्हीं सबसे एक रूल निकाला गया, एक लॉ निकाला गया जिसको बोला गया कोलराउस लॉ, समझे, एक रूल निकाला गया उसको बोला गया कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ कैसे देखते हैं, अब वो चीज देख लो आप लोग, ठीक है, ये फॉर्मुलों पे कमांड रखो बेटा, इन फॉर्मुलों पे अगर कमांड रखोगे, देखो वीडियो में डाल ही दूंगा, एक बार देख जरूर लेना, इतना मैं आप लोगों से कहूंगा, प्लीज देख लेना, क्योंकि देखो इन चीजों को फिर बताऊं एक बार तो बेकार होता है, जब वीडियोस बन रही हैं तो एक बार देख लेना, उसमें कुछ नहीं जाता है यार, समझ, क्या चीज, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल कल बताऊंगा ना, कल भी नहीं परसों बताऊंगा मैं, कल मैं बैटरी करा दूं पहले एक बार, ठीक है, न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी करा दूंगा आपको, ठीक है, खैर ये कट कर देना भैया एक बार, तो हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो बेटा, लास्ट टॉपिक है कोलराउस लॉ, सब करा दूंगा बेटा, कोलराउस लॉ, यार ये बड़ा अच्छा बात बोली इन्होंने, इन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करी थी, किसकी बात करी थी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब आप किसी चीज में पानी ऐड करते जाओ, आप किसी चीज में पानी ऐड करते जाओ, वो उसके अंदर उतनी ज्यादा क्या होती जाए, डिसॉल्व होती जाए, वो उसके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या होती जाए, डिसॉल्व होती जाए, मींस उसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाए, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाए, ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, कोलराउस लॉ, इनने यही चीज बोली। अरे मान लो आपके पास 1 लीटर वाटर है,
आप उसमें नमक डालते जा रहे हो, जैसे जैसे आप सॉल्ट ऐड करते जाओगे, सॉल्ट ऐड करते जाओगे, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्या चीज ऐड कर रहे हो उसके अंदर? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किस चीज की? NaCl की। अब आप समझे बात को? इतनी सी चीज इन्होंने बोल दी। ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेके बताया था, इन्होंने कुछ ऐसा बोला था, जरा ध्यान से सुनना। देख एक ध्यान से सुन। जैसे मान एक हमारे पास कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर HCl पड़ा है। क्या पड़ा है? HCl। क्या पड़ा है मेरे बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं HCl कौन से आयन से मिलकर के बना होगा, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन से और Cl से, इन्हीं दो से मिलकर बना होगा। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से सुनना, इनने क्या कही? इन्होंने कही द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन प्लस द इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन, इन दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इसकी टोटल कंडक्टिविटी के कैसी होगी? खत्म हो गई कहानी, पैसा आजम और सब कुछ खत्म। लो भैया, मान लो अगर इसके अंदर इन्होंने NaCl डाला होता, मान लो तो क्या होता? तो ये होता Na प्लस Cl माइनस और बराबर, समझ तो गए होगे। मान लो अगर उन्होंने ये कर दिया होता MgCl2, तो कैसे लिखते? देख ध्यान से देख ले, Mg2 प्लस, क्योंकि 2 प्लस आएंगे, प्लस अब Cl कितने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसकी? Cl माइनस की इज इक्वल टू Mg। अब समझ गए बात को? जितने आयन्स होंगे उतनी उनसे क्या करी जाएगी? मल्टीप्लाई। समझ तो गए होगे अब बात को? ये कहता है हमारा कौन सा लॉ? कोलराउस लॉ। इसने तो बड़ा आसान कर दिया। बोले मान लो बोले CH3COO Na ले लिया, बोले मान लो CH3COO Na ले लिया, बोले इसकी कंडक्टिविटी लिखनी है, लिखो जरा CH3COO माइनस प्लस Na प्लस बराबर CH3COO Na। ले मेरे बच्चे, ये भी आ गया। क्या है यार, वेरी इजी। इसका भी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आप लोग को, ऐसा थोड़ी है, लेकिन अभी है ना, मैं न्यूमेरिकल डाल नहीं रहा हूं इसमें, न्यूमेरिकल डालूंगा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। पहला पार्ट हो गया वो, दूसरे पार्ट में ये चीज सिखा दी, कल सिखा देंगे तीसरे वाले पार्ट में बैटरीज, और लास्ट वाला जो पार्ट होगा वो न्यूमेरिकल। फिर मैं लास्ट में क्या करूंगा, इन चारों वीडियोस को जोड़ दूंगा, एक ही बना के फेंक दूंगा यूट्यूब पे, बन शॉट बना के, बात खत्म हो गई, हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बन शॉट, ये हो जाएगा। समझे बात को? क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का? तो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट सेकंड। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें एक बार देखो रिकॉल कर लोगे तो समझ आ जाएगा आप लोग। ठीक है भैया?